हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमराज क्लासेस। 5th फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड श्रीलंका रिसेंटली सेलिब्रेट इट्स 77th नेशनल डे। हाल ही में श्रीलंका ने अपना 77th राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? फर्स्ट ऑप्शन 1 फेब 2025, सेकेंड ऑप्शन 2 फेब 2025, थर्ड ऑप्शन 3 फेब 2025 एंड डी ऑप्शन 4 फेब 2025। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 फेब 2025। 4 फेब 2025 को श्रीलंका ने अपने 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया। राइट, तो अब हम श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 4 फेब 1948 को। और रिपब्लिक कब बना था? 22 में 1972 को। और करंट कॉन्स्टिट्यूशन कब का है श्रीलंका का? 7 सितंबर 1978 का। और कैपिटल क्या है श्रीलंका का? लेजिस्लेटिव कैपिटल देखे तो श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे है। और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल जो है श्रीलंका का वो कोलंबो है। और श्रीलंका का लार्जेस्ट सिटी का क्या है? कोलंबो। और ये यहाँ पर मैप में आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा होगा। और करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपये है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है श्रीलंका के? अनुरा कुमार दिशानायके। और प्राइम मिनिस्टर का नाम हरनी अमरसूरिया। और चीफ जस्टिस कौन है? मुर्दू फर्नांडो। और ये श्रीलंका का फ्लैग है और ये श्रीलंका का एम्ब्लेम है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। हाल ही में किसने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? फर्स्ट ऑप्शन मार्को रूबियो, सेकेंड ऑप्शन बार्ट डी वेबर, थर्ड ऑप्शन किंग फिलिप, फोर्थ ऑप्शन अनुरा कुमार दिशानायके। राइट आंसर इज बार्ट डी वेबर। तो बार्ट डी वेबर न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? बेल्जियम के। ये बेल्जियम का फ्लैग है और ये बार्ट डी वेबर है। तो बार्ट डी वेबर ने ओथ कब लिया? 3 फेब को लिया। और किसके सामने? किंग फिलिप के सामने। कौन है? बेल्जियम के किंग है। Next question is consider the following statement. First statement is the 13th edition of the India-Maldives Joint Military Exercise Equatorial is being held in Maldives. भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित हो रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, द एक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन चौबटिया उत्तराखंड इन 2023. एक्वेरियन मीन्स फ्रेंड्स इन दिवेही लैंग्वेज। मीन्स एक्वेरियन का अर्थ दिवेही भाषा में मित्र होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, 2 and 3। तो 13th एडिशन जो इंडिया मालदीव ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरियन हो रही है कहाँ पर हो रहा है? मालदीव में। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है एक्वेरियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो कंडक्ट हुई थी 2023 में, वो कहाँ पर हुआ था? चौबटिया उत्तराखंड में। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड एक्वेरियन का मीन क्या होता है? फ्रेंड्स होता है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3। राइट, तो इंडिया मालदीव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्वेरियन और इसका कौन सा एडिशन है? 13th एडिशन है। और मिलिट्री एक्सरसाइज कब से स्टार्ट है? 2 फेब से स्टार्ट है। और एक बाईलैटरल एनुअल एक्सरसाइज है जो कंडक्ट होता है ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड मालदीव। बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। 2023 में ये कंडक्ट कहाँ हुआ था? चौबटिया उत्तराखंड में। कब से कब तक हुआ था? जून 11 to 24। और एक्वेरियन का मीन्स क्या होता है? फ्रेंड्स। कौन से लैंग्वेज में? दिवेही लैंग्वेज में। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है। किसके बीच में होता है? इंडियन नेवी के बीच में होता है। तो एक्सरसाइज खंजर किसके बीच में होता है? किर्गिस्तान और इंडियन के बीच। इंडिया के बीच में, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? एक्सरसाइज खंजर। और ऑस्ट्रा हिंद किसके साथ होता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है। गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ। और लामीथी किसके साथ होता है? सेशेल्स के साथ होता है। और वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो यूएसए के साथ होता है। एक्वेरियन एक्सरसाइज मालदीव के साथ होता है जो अभी चल रहा है। एंड मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के बीच में होता है। और नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज मंगोलिया के साथ होता है।
एक्सरसाइज शक्ति की बात करें तो फ्रांस के साथ होता है, संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होता है, प्रबल दोस्तिक एक्सरसाइज कजाकिस्तान के साथ होता है, और एक्सरसाइज इंदिरा किसके बीच में होता है, रशिया एंड इंडिया के बीच में। अजय वॉरियर किसके बीच में होता है, यूके एंड इंडिया के बीच में होता है। मित्र शक्ति श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है। अल नगा एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, ओमान एंड इंडिया। एंड हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हमारा चाइना के साथ होता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, म्यांमार और इंडिया। एक्सरसाइज सूर्य किरण की बात करें तो नेपाल के साथ होता है, इंडिया और नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA was launched by Prime Minister Narendra Modi on 19th April 2023 during the commemorating 50 years of Project Tiger event। तो IBCA का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया था। सेकेंड स्टेटमेंट इज द हेडक्वार्टर ऑफ IBCA इज लोकेटेड इन इंडिया। IBCA का मुख्यालय भारत में स्थित है। थर्ड स्टेटमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IBCA इज द conservation of 7 big cats, tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma। IBCA का मुख्य उद्देश्य 7 बड़े बिल्लों, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन 1 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 एंड 3। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, 19 अप्रैल को नहीं किया गया था, 9 अप्रैल को किया गया था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, IBCA का इंडिया में, ये करेक्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन करना 7 बिग कैट्स का, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पर अगर एलिफेंट वगैरह भी लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये 7 बिग कैट्स के नेम आपको याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। Framework Agreement on Establishment of International Big Cat Alliance officially comes into force। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की जो रूपरेखा है, समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है दैट द फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैज ऑफिशियली कम इनटू फोर्स, राइट। एंड IBCA and its secretariat have become a full-fledged treaty-based intergovernmental international organization and legally entity as of January 23। और 23 जनवरी से IBCA और इसका सचिवालय एक पूर्ण विकसित संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन और कानूनी इकाई बन गए हैं, राइट। तो 5 कंट्री है, निकारागुआ और एस्ताविना, इंडिया, सोमालिया एंड लाइबेरिया have deposited their instrument of ratification under the framework agreement। तो 5 देशों ने, निकारागुआ, एस्वातिनी भारत, सोमालिया और लाइबेरिया ने समझौते के अनुमोदन के दस्तावेज जमा कर दिए हैं। एज ऑफ नाउ 27 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव कंसेंटेड टू ज्वाइन द IBCA। तो अब तक भारत सहित 27 देशों ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है। एंड सेवरल इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैव ऑल्सो पार्टनर्ड विद द IBCA। तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों ने भी IBCA के साथ पार्टनरशिप की है, राइट। IBCA वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अप्रैल 9, 2023। कब किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अप्रैल 9 को किया गया, और किसके याद में, कमेमोरेटिंग 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इवेंट। तो IBCA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान शुरू किया। एंड लास्ट ईयर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द IBCA विद इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो पिछले ही साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय के साथ IBCA की स्थापना को मंजूरी दी थी।
and it was launched with the aim of conserving 7 big cats: the tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, right? And IVCA focus करता है specially on the conservation of 7 big cat species. Elephant नहीं होगा, while large mammals are not classified as big cats, right? And headquarters are in India. The agreement came into force on January 23rd. Initially 5 countries ratified the agreement through, although more have agreed to join. Initially 5 कंट्री ने ratify किया था agreement को और अब 27 countries हो चुकी है, right? Next question is, consider the following statement. First statement is, the 24th edition of the world's leading medical laboratory exhibition is being held in India. भारत में आयोजित होने वाली विश्व की प्रमुख चिकित्सा प्रयोगशाला प्रदर्शनी का 24वां संस्करण है. And second statement is, the Women's Health Leadership Forum will discuss the latest innovation and challenges in women's health and the role of diagnostic tools. The Women's Health Leadership Forum में महिलाओं के स्वास्थ्य में नवीनतम नवाचार और चुनौतियां और निदान उपकरणों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. तो ये 24th एडिशन है वर्ल्ड लीडिंग मेडिकल लेबोरेटरी एग्जीबिशन का. कहाँ पर हो रहा है? इंडिया में. तो ये करेक्ट नहीं होगा हमारा, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दुबई में हो रहा है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ पर एक विमेन हेल्थ लीडरशिप फोरम भी है. इस बार नया है, लॉन्च किया गया है कि कई फोरम इस बार इस एग्जीबिशन में लगाए गए हैं. तो उसमें से एक विमेंस हेल्थ लीडरशिप फोरम भी है. वहाँ डिस्कस किया जाएगा लेटेस्ट इनोवेशन, चैलेंजेस, विमेन हेल्थ एंड उनके रोल पर, डायग्नोस्टिक टूल्स पे. तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली, राइट. तो मेड लैब मिडिल ईस्ट, तो ये क्या है? मेड लैब मिडिल ईस्ट क्या है? लीडिंग ग्लोबल मेडिकल लेबोरेटरी एग्जीबिशन है. तो मेड मीन्स मेडिकल और लैब मीन्स लेबोरेटरी. और ये कौन सा एडिशन है? 24th एडिशन है. कहाँ हो रहा है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हो रहा है. कब से कब तक होगा? 3rd Feb से स्टार्ट है, 6 Feb तक चलेगा. और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 40 देशों के 800+ एग्जीबिटर्स एंड 2000+ उपस्थितियों की उम्मीद है. एंड 62 भारतीय कंपनियां, जो 62 इंडियन कंपनीज है वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पर. और इसमें नया क्या इस एग्जीबिशन में? तो विमेन हेल्थ लीडरशिप फोरम, प्रिसीजन मेडिसिन लीडरशिप फोरम एंड अदर स्पेशलाइज्ड फोरम, लैब ऑटोमेशन कॉन्फ्रेंस ट्रैक, ये सब अब की बार नया है. और प्रिसीजन मेडिसिन में होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है मेन उसी स्पेसिफिक एरिया पे उसका इलाज करना जिससे कि सही हो जाए. ये नहीं बीमारी कहीं और है, कहीं और का इलाज किया जाए. तो प्रिसीजन मेडिसिन में पर्सन टू पर्सन डिफर करता है किसको क्या है. तो उसमें एक्यूरेट एग्जैक्ट क्या चीज़ का यूज है उसी के बेसिस पे वहाँ मेडिसिन दी जाती है और इलाज किया जाता है, राइट. और यहाँ मेन फोकस किया गया इस एग्जीबिशन में मेडिकल लेबोरेटरीज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर इनोवेशन, विमेंस हेल्थ एंड प्रिसीजन मेडिसिन. तो चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, नवाचार, महिला स्वास्थ्य, सटीक चिकित्सा पर मेन फोकस है. एंड सपोर्ट किसके द्वारा दिया जा रहा है इस एग्जीबिशन को? यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एक्सेट्रा. एंड प्रोडक्ट सेक्टर में क्या है? तो डिस्पोजेबल हेल्थ केयर, जनरल सर्विसेज है, इमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, लेबोरेटरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मा एंड न्यूट्रिशन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्टर registered the highest growth among the 8 core industries in December 2024. दिसंबर 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों में किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है? तो फर्स्ट ऑप्शन सीमेंट एंड सेकेंड ऑप्शन कोल, थर्ड ऑप्शन स्टील, फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी. राइट आंसर हो जाएगा कोल. 8 कोर इंडस्ट्रीज में हाईएस्ट ग्रोथ किस सेक्टर का आया? कोल का आया है दिसंबर 2024 में. इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज किसके द्वारा रिलीज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा.
और कोल सेक्टर में जो ग्रोथ है ये 5.3% है, इंक्रीज किया है कितने पॉइंट के साथ, 215.1 के साथ दिसंबर 2024 में। एंड प्रीवियस फिगर की बात करें तो 204.3 पॉइंट्स है दिसंबर 2023 में। एंड अप्रैल टू दिसंबर 2024 के ग्रोथ की बात करें तो 6.2% है, फ्रॉम 167.2 पॉइंट्स टू 177.6 पॉइंट्स, राइट। एंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो मेजर करता है वो क्या है, सीमेंट है, कोल है, क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइजर्स है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है एंड स्टील है। ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं तो 4.2% है, जो कि अप्रैल टू दिसंबर 2024 के बीच की है। एंड कोल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंक्रीज हुआ है 684.47 मिलियन टन से 726.31 मिलियन टन, राइट। और ये यहाँ पर डिटेल में पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द ई श्रम पोर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ई श्रम पोर्टल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओवर 30.58 crore unorganized workers have registered on the e-श्रम पोर्टल till the 28th of January। तो देश में 28 जनवरी तक 30.58 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द मिनिस्ट्री लॉन्च, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। द मिनिस्ट्री लॉन्च द पोर्टल ऑन 26 August 2021 for the creation of a comprehensive national database of unorganized workers NDUW seeded with आधार। तो मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए 26 अगस्त 2021 को पोर्टल शुरू किया था। Select the correct answer from the codes given below. First option neither one nor two, second option both one and two, and third option only one, fourth option only two. Right answer क्या हो जाएगा। तो 28 जनवरी तक 30.58 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर ने रजिस्टर किया है, कहाँ पर, ई श्रम पोर्टल पर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इस पोर्टल को कब, 26 अगस्त 2021 को। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, राइट। तो ई श्रम पोर्टल क्या है, ई श्रम पोर्टल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो क्रिएट करता है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो ई श्रम पोर्टल जो है असंगठित श्रमिक जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनके राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की एक सरकारी पहल है। और ये कब लॉन्च किया गया था, 26 अगस्त 2021 को किया गया था। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए 26 अगस्त 2021 को पोर्टल शुरू किया था। इसका मेन पर्पज क्या है, टू प्रोवाइड अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करना है, राइट। और रजिस्ट्रेशन कितने हो चुके हैं, जनवरी 28 2025 तक कितने हो चुके हैं, 30.58 करोड़ रजिस्टर्ड हो चुके हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक ई श्रम पोर्टल पे कितने रिकॉर्ड हुए, 1.23 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। एवरेज क्या है, 33,700 रजिस्ट्रेशन पर डे हुए हैं। एंड 12 स्कीम्स फ्रॉम वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद द पोर्टल। तो विभिन्न मंत्रालय जो है, डिपार्टमेंट्स है, उनकी 12 योजनाओं को पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। और एक्सेसिबल है ये कितने लैंग्वेजेस में, 22 इंडियन लैंग्वेजेस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द रणभूमि ऐप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रणभूमि ऐप एंड भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव इज टू ओपन areas of historical importance and banner signifying the sacrifice of the Indian Armed Forces to the citizens of India। तो रणभूमि ऐप और भारत रणभूमि दर्शन पहल का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान को दर्शाने वाले ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों को खोलना है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, देयर आर 75 शौर्य गंतव्य साइट्स इंक्लूडेड अंडर द रणभूमि ऐप। तो रणभूमि ऐप के तहत 75 शौर्य गंतव्य स्थल शामिल किए गए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो।
फर्स्ट ऑप्शन नाइदर वन नॉर टू, सेकेंड बोथ वन एंड टू, एंड थर्ड ओनली वन, एंड फोर्थ ओनली टू। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रणभूमि ऐप का? और भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव का ओपन करना एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड बेलर सिग्निफाइंग द सैक्रिफाइस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? देयर आर 75 सौर गंतव्य साइट इंक्लूड किया गया है रणभूमि ऐप में। तो 75 सौर गंतव्य साइट नहीं है, 77 सौर गंतव्य साइट है। तो सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। तो लॉन्च किया गया है रणभूमि ऐप एंड भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। तो अनाउंस किसके द्वारा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपन एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड बेलर टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया सिग्निफाइंग द सैक्रिफाइस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान को दर्शाने वाले ऐतिहासिक महत्व और वीरता के क्षेत्रों को नागरिकों के लिए खोलना इसका मेन उद्देश्य है। और इसमें कितने साइट इंक्लूड हैं? तो 77 शौर्य गंतव्य साइट इसमें है, शामिल है। असिस्टेंस किसका है? इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंश्योरिंग रिस्क मिटिगेशन एंड सेफ्टी मेजर्स। तो भारतीय सेना जो है राज्य सरकारों और पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग में जोखिम न्यूनीकरण और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर रही, राइट। एंड सेफ्टी मेजर्स क्या है? तो मिलिट्री कॉन्टैक्ट एंड असिस्टेंस इन हाई रिस्क बॉर्डर जोन विजिटर्स आर रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट विद आर्मी यूनिट्स। तो उच्च जोखिम वाले सीमा क्षेत्रों में जो आगंतुक हैं, विजिटर्स हैं, वो सेना इकाइयों से समन्वय करना उनका आवश्यक है। एंड कंट्रोल्ड एक्सेस एंड परमिट्स एंट्री टू सर्टेन हाई एल्टीट्यूड लोकेशन इज रेगुलेटेड एंड स्पेशल परमिट आर इश्यूड। तो कुछ उच्च ऊंचाई वाले स्थानों में प्रवेश को विनियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा और विशेष परमिट इशू किए जाएंगे, राइट। एंड इमरजेंसी रिस्पांस एंड मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल भी रहेगा। तो आकस्मिक रूप से जिला अस्पतालों की उपलब्धता रहेगी और आपातकालीन निकासी प्रोटोकॉल भी रहेगा। एंड वेदर एडवाइजरी जारी होगी, इशुएंस ऑफ वेदर एडवाइजरीज टू प्रिवेंट मिसहैप इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो चरम स्थितियों में दुर्घटनाओं से बचने के लिए मौसम सलाह जारी की जाती है इसके तहत, राइट। टूरिज्म एंड एनवायरमेंट गाइडलाइंस जो है वो प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स। तो नाजुक परिस्थिति की तंत्र जो है उसकी रक्षा के लिए स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट की बात करें तो भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव जो है वो सर्व करेगा एज एन अवेयरनेस एंड डिजिटल इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो एक जागरूकता और डिजिटल जुड़ाव मंच के रूप में कार्य करेगा भारत रणभूमि दर्शन। एंड करेंट फैसिलिटीज इंक्लूड वॉर मेमोरियल्स, म्यूजियम एंड रिफ्रेशमेंट। तो वर्तमान में इन स्थानों में युद्ध स्मारक, संग्रहालय और कुछ सुविधाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट थ्रू स्टेट लेड स्कीम्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सुधार है राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से किया जाता है, राइट। और इन सबके बारे में जानकारी थर्ड फेब को लोकसभा में दी गई, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। विश्व कैंसर दिवस को कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 1 दिसंबर एंड सेकंड ऑप्शन 2 फेब, थर्ड ऑप्शन 4 फेब एंड फोर्थ ऑप्शन 5 जनवरी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। तो 4 फेब को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है? 4 फेब को मनाया जाता है। और इसका मेन एम क्या होता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैंसर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में अवेयर करना, जागरूकता बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और थीम क्या है वर्ल्ड कैंसर डे की? 2025 टू 2027 तक की थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। एंड दिस थीम हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनलाइज केयर एंड ट्रीटमेंट टू कैंसर टू ईच इंडिविजुअल्स यूनिक नीड्स। तो ये जो थीम है प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत देखभाल और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालती है। एंड कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO की माने तो कैंसर विश्व की अधिकतम मृत्यु के कारण है, राइट। तो कब मनाया जाता है? 4 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल डिड श्रीमन झा
विन एट द वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025। वर्ल्ड पैरा आर्म्स रेसलिंग कप 2025 में श्रीमन झा ने कौन सा पदक जीता? फर्स्ट ऑप्शन गोल्ड मेडल, सेकंड ऑप्शन सिल्वर मेडल, थर्ड ऑप्शन ब्रॉन्ज मेडल एंड फोर्थ ऑप्शन डिड नॉट विन एनी मेडल, कोई भी मेडल नहीं जीता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर मेडल। तो वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में श्रीमंत झा ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमन झा ने उज्बेकिस्तान में ये गेम कहाँ हो रहा है? उज्बेकिस्तान में। कौन सा गेम? वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025। इसमें 85+ किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक अपने नाम किया एंड श्रीमन झा ने अपने सिल्वर मेडल भारतीय शहीद जवानों को समर्पित किया। और ये टूर्नामेंट कब से चल रहा है? 30 जनवरी से चल रहा है और कब तक चलेगा? 6 फेब तक चलेगा। एंड कजाकिस्तान के एलनूर को हराकर श्रीमन झा ने यह सिल्वर पदक जीता और जो सिल्वर मेडल है उसको जीतने के बाद श्रीमन झा ने नॉर्वे में यूरोपीय पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्या कर लिया? क्वालिफाई भी कर लिया है। और श्रीमन झा कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के भिलाई के। और अब तक 50 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं और वर्ल्ड नंबर 3 पे है और एशिया के नंबर 1 पैरा आर्म रेसलर है श्रीमन झा। एंड सिल्वर मेडल प्राप्त करने पर आर्म रेसलिंग की अध्यक्ष प्रीति झिंगियानी, छत्तीसगढ़ के आर्म रेसलिंग के अध्यक्ष जी सुरेश बाबे, चेयरमैन ब्रिज मोहन सिंह, सचिव श्रीकांत एवं कोच ऋषभ जैन ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राइट, ये रहा कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चन आपके लिए। आपको देखना वीडियो देखने के दौरान आपका कितना कंसंट्रेशन रहा। तो क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द 13th एडिशन ऑफ द इंडिया मालदीव ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूबेरिंग बीइंग हेल्ड। तो एक्यूबेरिंग एक्सरसाइज जो है कहाँ पर हो रहा है? 13th एडिशन का। फर्स्ट ऑप्शन इंडिया, सेकेंड ऑप्शन मालदीव्स, थर्ड ऑप्शन श्रीलंका एंड फोर्थ ऑप्शन बांग्लादेश। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये रहा टेलीग्राम लिंक जहां से आप इस सेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।